गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। सो बेटा, हम लोग अपनी लास्ट क्लास में रिफाइनिंग पढ़ रहे थे, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल या प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल्स। तो वहां पर हम लोगों ने कुछ मेथड्स भी पढ़ लिए थे, जैसे डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी हम लोगों ने बात कर ली थी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रिफाइनिंग का मेथड है, दैट इज द जॉन रिफाइनिंग मेथड। और इस मेथड की खासियत क्या है कि ये जो मेथड है इसका एक प्रिंसिपल है। और क्या प्रिंसिपल है इसका कि इंप्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मोल्टन स्टेट। क्लियर आप लोगों को? देन द क्रूड मेटल, देन द क्रूड मेटल्स। क्लियर आप लोगों को कि इंप्योरिटीज ज्यादा सोल्यूबल होती है मोल्टन स्टेट के अंदर एज कंपैरिजन टू द क्रूड मेटल्स। क्लियर आप लोगों को? दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जनरली ये मेथड सेमीकंडक्टर्स बनाने वाले एलिमेंट्स के ऊपर यूज होता है। और सेमीकंडक्टर जनरली कौन बनाते बता बेटा बताइए? मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स के ऊपर हम लोग बात करें, सेमीकंडक्टर बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी हम रिफाइनिंग अगर करना चाहते हैं तो हम लोग जोन रिफाइनिंग मेथड से करेंगे। क्लियर आप लोगों को? अब आखिर ये मेथड है क्या, जरा इस बात को भी देख लीजिए बेटा। मान लो मेरे पास एक कोई भी क्रूड मेटल की एक रोड है। क्या है? क्रूड मेटल की। ध्यान से समझना चीजों को। क्लियर है? और ये क्रूड मेटल है तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हमारे पास मेटल के पार्टिकल्स भी हैं और इंप्योरिटीज भी है ना? क्रूड मेटल का मतलब यही तो हुआ कि इसके अंदर मेटल के पार्टिकल्स में और क्या है? इंप्योरिटीज में। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर दोनों साइड क्या कर दिया, एक मूविंग हीटर लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा? मूविंग हीटर। अब क्या कर रहा था, ये जो हीटर है, आपको पता है हीटर का क्या काम होता है? हीट को जनरेट करना। हीट देगा, और हीट देगा तो ये क्या करेगा, जिस एरिया के मेटल, जो ये रोड है, रोड के जिस एरिया को या जिस मेटल सरफेस को ये इंटरेक्ट करेगा, वहीं पर इंप्योरिटीज क्या हो जाएंगी? मेल्ट हो जाएंगी। क्योंकि इंप्योरिटीज आपको पता है ज्यादा सोल्यूबल है मोल्टन स्टेट में, और इंप्योरिटीज का यहां पर मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है? कम है एज कंपैरिजन टू द क्रूड मेटल्स। क्लियर आप लोगों को? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे मूविंग हीटर मूव करता जाएगा तो वहां पर क्या होंगी? इंप्योरिटीज मेल्ट हो जाएंगी। और जब इंप्योरिटीज मेल्ट हो जाएंगी तो वो हीटर जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके साथ क्या करने लगेंगी? मूव करने लगेंगी। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? जरा देखिए, मान लो मैं इस पोर्शन को उठाता हूं। क्लियर है? और इस पोर्शन को मैं, अगर हमने हीटर से गर्म किया है इस पोर्शन को, तो यहां पर जितनी भी इंप्योरिटीज थी वो सारी इंप्योरिटीज जैसे जैसे हीटर उस डायरेक्शन में जा रहा है उसके साथ साथ तुरंत ये इंप्योरिटीज भी उसकी उसी डायरेक्शन में मूव करने लगेंगी। तो सारी इंप्योरिटीज एट लास्ट कहां पर इकट्ठा हो गई? यहां पर आकर इकट्ठा हो गई। भाई इंप्योरिटीज इसके साथ ही तो मूव कर रही थी, तो सारी इंप्योरिटीज यहां पर आकर इकट्ठा हो गई। इस पोर्शन को हम लोग फिर क्या कर लेंगे? लास्ट में कट कर लेंगे, और यहां पर हमारी बेटा क्या बचेगी? प्योर मेटल बचेगी। क्लियर है? इस मेथड को हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं बताइए बेटा? जॉन रिफाइनिंग मेथड्स। किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? कौन सी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के अंदर यूज होता है? क्या होता है? क्रूड मेटल की रोड लेते हैं, हीटर अप्लाई करते हैं, मूविंग जो आपकी इंप्योरिटीज है वो ज्यादा सोल्यूबल होती हैं किससे? मोल्टन स्टेट के अंदर। तो जिस जिस डायरेक्शन में हीटर मूव करेगा इंप्योरिटीज भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगी। क्लियर आप लोगों को? तो एक लास्ट जो एंड होगा वहां पर सारी इंप्योरिटीज इकट्ठी हो जाएंगी, पीछे क्रूड मेटल रह जाएगी, उस पोर्शन को हम लोग यहां से काट देंगे। क्लियर आप लोगों को? तो हमारे पास जो रोड बचेगी वो किसकी बचेगी? प्योर मेटल की रोड बचेगी। क्लियर आप लोगों को बात? अच्छा, अभी आप लोगों ने एक मेथड और पढ़ा था, और वो मेथड क्या था? लीचिंग। लीचिंग और रिफाइनिंग बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। लीचिंग के अंदर मैंने क्या कहा था कि मेटल या और मेटलिक और है वो ज्यादा सोल्यूबल होती है। क्लियर आप लोगों को? और जॉन रिफाइनिंग में मैं क्या कह रहा हूं बेटा? इंप्योरिटीज मोर सोल्यूबल। क्लियर है? इंप्योरिटीज क्या होती हैं? ज्यादा सोल्यूबल होती है। तो ये दोनों मतलब चीजें एक जैसी थी लेकिन डिफरेंट है।
जोन रिफाइनिंग के अंदर इंप्योरिटीज ज्यादा सोल्यूबल्स और लीचिंग के अंदर मेटेलिक और पार्टिकल्स ज्यादा आपके पास यहाँ पर सोल्यूबल है। क्लियर आप लोगों को, यहाँ तक कि सभी को बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं और हमारा नेक्स्ट मेथड है दैट इज द वेपर फेज रिफाइनिंग। सो नेक्स्ट मेथड हम लोगों के पास है दैट इज द वेपर फेज रिफाइनिंग। अब क्या है वेपर फेज रिफाइनिंग? मान लो आप लोगों के पास कोई भी एक क्रूड मेटल है, क्लियर है, क्रूड मेटल है, कोई भी क्रूड मेटल है, अगर उस क्रूड मेटल के अंदर, और ये जो क्रूड मेटल है ना ये नॉन वोलेटाइल नेचर की है, और अगर मैं इसके अंदर कोई भी एक रिएजेंट और इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता हूं तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाती है बेटा जी, क्लियर है, और जो कॉम्प्लेक्स बनाती है वो कॉम्प्लेक्स हमारा वोलेटाइल नेचर का होता है। अब ध्यान देने की बात क्या है, आप इसको अब ध्यान देने की बात क्या है बेटा, जरा देखिए ध्यान देने की कि जो वोलेटाइल नेचर का जो कॉम्प्लेक्स बना है ये किसका बना होगा? मेटल कॉम्प्लेक्स बना होगा। तो मतलब इंप्योरिटीज कहां छोड़ के आया होगा? पीछे। ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आयरन के पार्टिकल्स मिट्टी के अंदर अगर मिक्स हो गए तो हाउ विल यू सेपरेट फ्रॉम आयरन पार्टिकल फ्रॉम दी सैंड, है ना? आयरन पार्टिकल्स को आप सैंड से किस प्रकार से सेपरेट करोगे? तो आप उसके पास एक मैग्नेट लेके जाते हो और मैग्नेट से क्या करते हो, उसके ऊपर लेके जाते हो तो आयरन पार्टिकल्स मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, इंप्योरिटीज या मिट्टी के पार्टिकल्स वहीं पर रह जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से ये भी तो है कि क्रूड मेटल के पास जैसे ही वो रिएजेंट जाएगा तो वो मेटल के पार्टिकल्स को यहां से उठा लेगा और जो इंप्योरिटीज है उनको यहीं पर रखेगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और उस कॉम्प्लेक्स का जो नेचर होगा क्या होगा? वोलेटाइल नेचर। अब उस वोलेटाइल नेचर होने की वजह से हम लोग उसको फर्दर हीट करते हैं और वो हमारे को मेटल एज इट इज, प्योर मेटल हम लोगों को क्या निकालता है? बाहर निकालता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। हम उसको क्या कर लेते बेटा? कूल कर लेते हैं और यूज कर सकते हैं आगे फर्दर। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से हम लोगों के पास ये जो वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड वर्क करता है। कुछ मेथड्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल आप लोग जिस प्रोसेस से करते हो द प्रोसेस इज नोन एज द वेपर फेज रिफाइनिंग एंड एक स्पेशल मेथड भी नाम दिया मोल्ड प्रोसेस। तो मोल्ड प्रोसेस क्या होती है? मोल्ड प्रोसेस निकल की रिफाइनिंग करने के लिए यूज की जाती है, जहां पर निकल अगर 4 मोल्स ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड 350 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो एक वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनाता है दैट इज द NiCO4 टेट्रा कार्बोनाइल निकल। क्लियर आप लोगों को? ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये यहाँ पर वोलेटाइल नेचर का बना और वोलेटाइल नेचर को फर्दर हम लोग हीट करते हैं तो ये क्या बनती है बेटा? हमारी प्योर मेटल बन जाती है। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से दिस प्रोसेस इज नोन एज दी मोल्ड प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस कहलाती है बेटा? मोल्ड प्रोसेस। नेक्स्ट है हम लोगों के पास, आप लोग अगर जिरकोनियम का और टाइटेनियम दो मेटल्स इनकी भी अगर आप लोग रिफाइनिंग करना चाहते हो तो आप लोगों के पास वेपर फेज रिफाइनिंग इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। क्लियर है? तो वही बात होगी, जिरकोनियम सबसे पहले आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा एट 523 केल्विन, एक वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और जो वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बना फर्दर हाई टेम्परेचर पर इट विल डिकम्पोज। क्लियर है? तो ये जो जिरकोनियम है हमारे पास ये कैसे नेचर का होगा? प्योर नेचर का होगा। और ये जो जिरकोनियम है ये कैसे नेचर का था? इम्प्योर का क्रूड सैंपल था ये तो। क्लियर है? नेक्स्ट है टिटेनियम। सिंपल सी बात है, अगर 870 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते तो एक वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनाता, फर्दर हाई टेम्परेचर हमारे पास टिटेनियम मेटल आती है, वो प्योर टिटेनियम मेटल आती है। क्लियर है? तो जिरकोनियम और टिटेनियम इज द स्पेशल टाइप ऑफ मेथड एंड दैट इज नोन एज द वैन आर्कल मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं बेटा उसको? वैन आर्कल मेथड। क्लियर आप लोगों को? तो कई बार क्वेश्चन ऐसे जाता था वैन आर्कल मेथड कौन सी मेटल्स के लिए यूज किया जाता है, मोल्ड प्रोसेस कौन सी मेटल्स के लिए यूज की जाती है, मोल्ड प्रोसेस के अंदर CO क्यों डाला जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ NiCO4 इन द मोल्ड प्रोसेस, व्हाट इज द रोल ऑफ ZrIO4 इन द वैन आर्कल मेथड्स। क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को वेपर फेज रिफाइनिंग को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। क्लियर आप लोगों को? अब लास्ट रिफाइनिंग मेथड बच जाता है और वो रिफाइनिंग मेथड है हमारा बेटा क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो देखते हैं जरा क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स को। क्या है क्रोमेटोग्राफिक मेथड? सो नेक्स्ट मेथड हम लोगों के पास है दैट इज द क्रोमेटोग्राफिक मेथड। जरा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जोन रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफी मेथड एंड द वेपर फेज रिफाइनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को बात? तो जरा देखिए इसको,
तो क्या है क्रोमेटोग्राफिक मेथड? इस मेथड की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो ये एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। और क्या प्रिंसिपल है कि कोई भी कंपोनेंट्स है किसी भी मिक्सर के अंदर, मान लो कोई भी मिक्सर है 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है, तो उस मिक्सर के अंदर जो एडजॉर्प्शन की जो टेंडेंसी है, एडजॉर्बेंट्स जो की टेंडेंसी है, वो सभी कंपोनेंट की अलग अलग होती है। अभी अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो जैसे मेरे पास रुई है, तो रुई के अंदर अगर मैं 3 चीजें मिक्स करके डालता हूं, एक मैं क्या करता हूं वाटर को, दूसरा मैं क्या बोलते हैं हनी शहद को, और तीसरा हम लोग क्या करते हैं मिल्क। तीनों चीजों को हम लोग एक साथ किसी कॉटन के ऊपर डालते हैं। तो सबसे पहले कौन सी चीज बाहर निकलेगी? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले वो चीज बाहर निकलेगी जिसका एडजॉर्प्शन सबसे कम है और मूविंग उसकी क्या है सबसे ज्यादा है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो जो चीज एडजॉर्ब होगी वो तो बहुत धीरे 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 आएगी, समझ में आ गई। लेकिन ऐसी जो चीज है जिसका एडजॉर्प्शन बहुत कम है वो क्या आएगी, तुरंत नीचे आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? मैं समझाऊंगा एग्जांपल से भी। तो क्या होता है क्रोमेटोग्राफिक मेथड के अंदर, जनरली एक कुछ इस प्रकार का apparatus होता है, क्लियर है? उसके अंदर हम लोग ऊपर से क्या करते हैं, मिक्सर और सोलवेंट को ऐड करते हैं। समझ में आ गई? तो जो मिक्सर और सोलवेंट जो हम लोगों ने ऐड किया है, वो सोलवेंट बेटा मूविंग फेज कहलाता है। क्या कहलाता है? मूविंग फेज, जो मूव करता है। क्लियर आप लोगों को? और इसके बीच में हम लोगों ने कोई भी एडजॉर्बेंट भरा हुआ है। अब एडजॉर्बेंट जो मैंने भरा हुआ है, ये यहां पर बेटा कहलाएगा स्टेशनरी फेज। क्या कहलाएगा? स्टेशनरी फेज। क्लियर आप लोगों को? मतलब ये अपनी जगह पर फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा, लेकिन जो सोलवेंट और मिक्सर है वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कहां आ रहे, नीचे आ रहे। तो मैंने उनका क्या नाम दे दिया, मूविंग फेज नाम दे दिया। मेरी बात समझ में आ गई? देखो ध्यान से समझ रहे हैं चीजों को, ठीक है, क्योंकि स्पीड थोड़ी सी तेज है, आप लोग जरा देखिए आराम से। तो ये हम लोगों ने नीचे बात कर ली, नीचे हम लोगों ने ग्लास वूल रखा है रिफाइनिंग के लिए, कि अगर थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट हो तो वो उसी के अंदर रुक जाए, और नीचे जो हमारे पास जो आएगा बिल्कुल प्योर आएगा। क्लियर आप लोगों को? जनरली ये जो मेथड है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मिक्सर्स के लिए बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, ट्रांजिशन मेटल्स के मिक्सर्स या उनके सेपरेशंस के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। क्लियर आप लोगों को? जरा देखिए आगे की तरफ। अब क्या हुआ, जरा इस चीज को समझिए। मेरे पास क्या थे, 3 कंपोनेंट थे, और इन तीनों कंपोनेंट्स का मैंने क्या बना लिया, एक मिक्सर बना लिया। क्लियर है? और इसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, सोलवेंट। समझ में आई? अब ध्यान इस बात का रखना है कि ए का एडजॉर्प्शन कैपेसिटी डिफरेंट है बी से, बी की एडजॉर्प्शन कैपेसिटी डिफरेंट है सी से। क्लियर है? तो जैसे ही मैं इन तीनों यहां से इन तीनों मिक्सर्स के कंपोनेंट को यहां से डालूंगा, तो मैं कह रहा हूं कि ए की जो एडजॉर्प्शन कैपेसिटी है ना वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद बी की एडजॉर्प्शन कैपेसिटी, और फिर किसकी एडजॉर्प्शन कैपेसिटी है, सी की एडजॉर्प्शन कैपेसिटी है। क्लियर है आप लोगों को? तो अब एक बात बताओ, जब ए की एडजॉर्प्शन कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, इट मींस सबसे जल्दी एब्जॉर्ब कौन होगा, जैसे यहां से डालूंगा ए। अरे मानते हो इस बात को? बी की थोड़ी कम है तो बी थोड़ा नीचे जाके थोड़ा सा कम मूव, थोड़ा फास्ट मूव करेगा एज कंपैरिजन टू ए, तो बी थोड़ा नीचे मिलेगा। और सी की तो एडजॉर्प्शन कैपेसिटी ना के बराबर ही है, तो सी क्या करेगा, वो तो एडजॉर्ब हो ही नहीं सकता, वो तो तुरंत कहां आएगा, नीचे आएगा। तो तीनों देखो आप लोगों के पास 3 बैंड बने हैं, जहां पर ए बैंड है, बी बैंड है और सी बैंड है। ये 3 बैंड बनने का मेन रीजन क्या है कि इन तीनों की एडजॉर्प्शन कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि ए बी और सी मैंने मिक्सर ऊपर डाले, जहां पर ए की एडजॉर्प्शन कैपेसिटी सबसे ज्यादा थी, आफ्टर देन बी की, देन सी की, तो सबसे नीचे या सबसे पहले मुझे यहां पर कौन सी मेटल मिलेगी, और आपका आंसर होगा सी टाइप की हम लोगों को कंपोनेंट मिलेगा। क्लियर है आप लोगों को? अरे बोलो क्यों मिलेगा, क्योंकि सर सी का एडजॉर्प्शन कैपेसिटी सबसे कम था, उसका मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा थी। मेरी बात समझ में आई? तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। तो ये हम लोगों के पास रिफाइनिंग थी, रिफाइनिंग के हम लोगों ने सारे मेथड्स पढ़े। मैं फिर से एक लोग आप लोगों को बात बताने जा रहा हूं, क्या बात कर रहे हैं, देखो मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं आप लोगों को। देखो सबसे पहले हम लोगों ने किसी भी ओर को निकाला और उसकी क्रशिंग और ग्राइंडिंग की, मानते इस बात को? अरे की। उसके बाद हम लोगों ने उस ओर की क्या की, क्रशिंग और ग्राइंड करने के बाद बेनिफिकेशन किया। क्या किया बेटा, बोलिए? बेनिफिकेशन। और बेनिफिकेशन और हम लोगों ने कौन कौन से मेथड से किया, जरा बताइए, समझाइए मुझे, कौन कौन से मेथड से किया था बेनिफिकेशन हम लोगों ने, कौन से मेथड से किया था बताइए? हाइड्रोलिक वॉशिंग, है ना?
उसके बाद कौन सा था, ग्रेविटी सेपरेशन, उसके बाद कौन सा था, लीचिंग भी था, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, उसके बाद कौन सा था बेटा बताइए, फ्रोथ फ्लोटेशन, एक और रह गया हैंड पिकिंग। इन सब मेथड से बात की थी और मैंने इनके ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग इजीली देख सकते हो। अब ये जब यहां से बेनिफिकेशन ऑफ और किया तो मेरे पास यहां पर जो आई वो क्या आई बेटा बताइए, यहां पर प्योर और आई, प्योर और आई। और इस प्योर और के ऊपर मैंने 3 मेथड्स लगाए और वो कौन कौन से मेथड थे, क्या तो ये कैल्सिनेशन में कन्वर्ट करेगी या रोस्टिंग की, या इसका क्या किया बेटा बताइए मुझे, मैंने रिडक्शन किया। अब रिडक्शन करने के भी 3 मेथड्स थे, कौन कौन से थे, स्मेल्टिंग था, स्मेल्टिंग हम किससे कर रहे थे, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड से, हाइड्रोजन से भी, किसी एक्टिव मेटल से भी हम लोगों ने रिडक्शन किया था, हम लोगों ने किसी किया था, किसी रिएजेंट से किया था, और जिस प्रोसेस को हम लोगों ने हाइड्रोमेटलर्जी बोला था, याद करो हाइड्रोमेटलर्जी। और लास्ट हम लोगों ने रिडक्शन एक मेथड से और किया था, दैट इज द इलेक्ट्रो मेटलर्जी नाम दिया था जिसको हम लोगों ने, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अब ये जो सारे मेथड्स मैंने अप्लाई किए तो यहां पर मेरे पास जो आई थी वो आई थी क्रूड मेटल। कौन सी मेटल आई थी, क्रूड मेटल। और क्रूड मेटल से प्योर मेटल निकालने के लिए हम लोगों ने एक प्रोसेस यूज की थी, दैट इज द रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। अब वो रिफाइनिंग के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बताइए जरा मुझे भाई, आप लोगों ने कौन कौन सी रिफाइनिंग पढ़ी, आज की लिख लो। सबसे पहले जोन पढ़ी, उसके बाद हम लोगों ने कौन सी पढ़ी बताइए, वेपर फेज रिफाइनिंग पढ़ी, उसके बाद हम लोगों ने क्रोमेटोग्राफी पढ़ी, उससे लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पढ़ी, उससे लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्टिलेशन और लिक्विडेशन, ये कुछ मेथड्स पढ़े। और इन मेथड्स के जरिए हम लोग अभी तक प्योर मेटल निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा दैट इज द इलिंगम डायग्राम, उसको देखते हैं हम लोग। तो इलिंगम डायग्राम क्या बताता था, इलिंगम डायग्राम हम लोगों को बताता था कि जब हम लोग रिडक्शन कर रहे थे तो हम लोगों को एक रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट थी, और किसी मेटल ऑक्साइड्स को क्रूड मेटल में निकालने के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट का सिलेक्शन है वो हम लोग इलिंगम डायग्राम के बेस पे करेंगे। तो हम लोग अभी देखते हैं इलिंगम डायग्राम। तो जरा देखिए क्या होता है इलिंगम डायग्राम। सो नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है दैट इज द इलिंगम डायग्राम। जरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और गारंटी लेता हूं अगर आप लोगों ने इलिंगम डायग्राम को अभी समझाना, आप हर प्रकार के क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व करोगे इलिंगम डायग्राम से रिलेटेड। बस फोकस करके थोड़ा देख लेना, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। मैं मेन मुद्दे की बात करूंगा आप लोगों के साथ, क्लियर है आप लोगों को। तो जरा समझिए इलिंगम डायग्राम क्या है। इलिंगम डायग्राम सबसे पहले कुछ नहीं है, सिर्फ एक डायग्राम है या सिर्फ एक प्लॉटेशन है, क्लियर है, एक फ्लोटेशन है किस किस के बीच में, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, ध्यान सुनना, चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड वर्सेस टेम्परेचर। ये मेरे पास एक फ्लोटेशन है, इसी को हम लोग, इस फ्लोटेशन को ही हम लोग इलिंगम डायग्राम बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आई आप लोगों को। अभी डायग्राम कैसा बनेगा वो बाद की बातें हैं, क्या होता है कैसे होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी तक जो मैं बताने जा रहा हूं वो क्या है कि डेल्टा जी वर्सेस जो टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इलिंगम डायग्राम कहलाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव एनएफ ई नॉट सेल होता है। वहां पर डेल्टा जी नॉट जो होता है दैट इज द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, और n की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर द ट्रांसफर्ड इन गिवन रिएक्शंस, f इज द फैराडे कांस्टेंट एंड E नॉट सेल आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ के आए हो, क्लियर आप लोगों को। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर मैं बात करूं आप लोगों से साथ, तो डेल्टा G की वैल्यू अगर किसी के लिए नेगेटिव आती है तो हम लोग अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नेचर की है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर की है। भाई यही तो हम बात पढ़ते आए अभी तक, अरे बोलिए। मैं बात करूं आप लोगों से कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर किसी के लिए 0 है तो वो रिएक्शन ना ही स्पॉन्टेनियस है ना ही नॉन स्पॉन्टेनियस है, बल्कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है।
क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई? मैं जरा समझाता हूं इस बात को। मान लो मेरे पास एक यही ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर डेल्टा जी फॉर्मेशन की वैल्यू यहां पर है 0। समझ में आ गया? और मैं किसी भी कोई भी मैंने मेटल ऑक्साइड लिया या मैं मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा हूं, M+O2 gives MO, ये रिएक्शन है। तो इसकी इस रिएक्शन की फॉर्मेशन वर्सेस मैं टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, तो मेरा ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया। समझ में आ गया? इसमें दो पॉइंट थे, एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था। इस पॉइंट को मैं ए नाम देता हूं और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं बी। ध्यान से समझना चीजों को। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए डेल्टा जी की वैल्यू यहां पर 0 है, तो ऊपर की तरफ डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। और नीचे की तरफ डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी बताइए भाई? नेगेटिव। अरे नेगेटिव वैल्यू होगी। तो मैं आप लोगों से पूछूं 4 पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं तो मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन है ना, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन क्या है? नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये तो स्पॉन्टेनियस है कि यहां पे मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन तो बन जाएगी, बहुत आसानी से हो जाएगी, क्योंकि स्पॉन्टेनियस नेचर की है। क्लियर है? लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात करूं डीकंपोजिशन, अरे बोलो, समझ में आ गया आप लोगों को? भाई मेटल ऑक्साइड अगर ये हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डीकंपोजिशन क्या हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। डीकंपोजिशन का मतलब एमओ वापस आएगा किसमें? M+O2 में। तो ये इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट से पहले तक हमारा मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। लेकिन इस पॉइंट से पहले जो डीकंपोजिशन करेंगे वो हमारे लिए क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट बी के लिए बात करूं, फॉर पॉइंट बी, तो पॉइंट बी के लिए अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू वहां पर पॉजिटिव है फॉर्मेशन के लिए पॉजिटिव है। तो फॉर्मेशन के लिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर मैं इसकी डीकंपोजिशन की बात करूं फॉर पॉइंट बी, तो वो क्या कहलाएगी बेटा बताइए? स्पॉन्टेनियस। उल्टा हो जाएगी ना। क्लियर आप लोगों को? तो अभी तक मेरे को जो आइडिया लगा, मुझे एक बात पता चलना चाहिए कि किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नेचर की होगी। क्लियर है आप लोगों को? ये बात समझ में आई? अरे बोलिए। चलो देखते हैं आगे की तरफ। ओके, सो हम लोग अभी इसी चीज को एक दूसरे ग्राफ के जरिए समझते हैं। जरा ग्राफ को देखिए। ये ग्राफ भी मैंने प्लॉट किया है डेल्टा जी नोट एफ वर्सेस टेम्परेचर के। क्लियर है? मैंने किन्हीं भी 3 मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन के ग्राफ प्लॉट किए हैं डेल्टा जी नोट वर्सेस टेम्परेचर के। क्लियर आप लोगों को? जहां पर एक Ag2O, दूसरा HgO और तीसरा ZnO की फॉर्मेशन की है, और इनके ग्राफ मैंने डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट किए हैं। क्लियर आप लोगों को? जरा समझिए इस बात को और ध्यान दीजिए। देखिए, अगर मैं बात करूं डेल्टा जी की वैल्यू यहां पर 0 है, तो नीचे की तरफ वैल्यू कैसी होगी बेटा? बोलिए नेगेटिव। ऊपर की तरफ वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। तो यहां से और मैं इस पॉइंट तक जाता हूं, इस पॉइंट के बीच में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो डेल्टा जी फॉर्मेशन हमारी नेगेटिव है, और डेल्टा जी फॉर्मेशन नेगेटिव है तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से ऊपर जाता हूं तो वहां पर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड स्पॉन्टेनियस नहीं है, बट decomposition of oxide is spontaneous because delta G is positive। क्लियर आप लोगों को? तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि यहां तक आप लोग जब किसी भी चीज को आप हीट करते हो, टेम्परेचर करते हो, देते हो, तो यहां तक आपका टेम्परेचर देना सही है, क्योंकि वहां पर आपकी फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड हो जाता है। लेकिन उसके बाद आपका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा हाई टेम्परेचर पर, तो वहां पर क्या होगा? डीकंपोजिशन। और एट हाई टेम्परेचर पर अगर डीकंपोजिशन हुआ तो Ag2O किसमें टूटेगा बताइए बेटा? Ag+O2। क्लियर आप लोगों को? बैलेंस कर लेना इसको ना, 2Ag, और ये क्या हो जाएगा? हाफ O2। क्लियर आप लोगों को? समझ में आ गया आप लोगों को बात? नेक्स्ट, सिमिलरली तो एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर डीकंपोजिशन होगी, वो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर कहलाएगा? T1। इसके लिए डेल्टा जी यहां तक नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस, इससे आगे डीकंपोजिशन, तो हाई टेम्परेचर पर HgO भी टूट जाएगा। अरे बोलिए, जब HgO भी टूटेगा तो क्या बनेगा? Hg प्लस हाफ O2। अरे क्लियर है? और तीसरा ये जो टेम्परेचर है T2 टेम्परेचर, इस T2 टेम्परेचर के ऊपर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसकी डीकंपोजिशन स्टार्ट हो जाती है मर्क्यूरस ऑक्साइड की। नेक्स्ट, अगर आप लोगों से बात करें
जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन की और इसके फ्लोटेशन की, तो T3 टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहां पर इस टेम्परेचर से पहले फॉर्मेशन वैलिड थी, लेकिन आफ्टर देन दिस टेम्परेचर द डिकम्पोजिशन विल बी स्टार्ट। क्लियर है? व्हाई? बिकॉज डेल्टा जी की वैल्यू यहां पर क्या है बेटा, बोलिए पॉजिटिव। तो हाई टेम्परेचर पर भी अगर जिंक ऑक्साइड टूटता है तो बोलिए मेरे भाइयों जिंक प्लस हाफ O2। तो अब एक बात हम लोगों को यहां पर समझ में आती है, और क्या बात है कि भाई ऑक्साइड से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि ये सब करने के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और उस टेम्परेचर को हम लोग नॉर्मली अटेन नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम लोगों ने एक दूसरा मेथड सोचा कि ऑक्साइड से ही हम लोगों को क्रूड मेटल सैंपल निकालना है। तो हम लोगों ने इसकी हेल्प ली एक रिड्यूसिंग एजेंट कि अगर हम इसके अंदर एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल दें तो इन मेटल ऑक्साइड्स को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और हमारा काम आसान हो जाएगा। हम लोगों को क्रूड मेटल सैंपल ही तो निकालना था। अरे क्लियर है मेरी बात, आप लोगों को समझ गए? तो इसलिए हम लोग एक क्वेश्चन बनता है यहां पर कि मेटल ऑक्साइड से आप लोग अगर मेटल्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप उसको हाई टेम्परेचर दो तो मेटल्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग अगर बात करें तो हाई टेम्परेचर देना इतना आसान काम नहीं है। दैट्स व्हाई हम लोगों को रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, और रिड्यूसिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होने की वजह से हम लोग इसी को डिस्कस कर रहे हैं, इलिंगम डायग्राम। जरा देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स का क्या रोल है। आप लोग देखिए, आगे की तरफ चलते हैं। सो नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट का क्या रोल है जरा देखिए। मान लो मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये मैंने डेल्टा जी फॉर्मेशन वर्सेस टेम्परेचर के ही प्लॉट किया है। ध्यान से समझना चीजों, क्लियर आप लोगों को? और मैं यहां पर जो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं वो M plus O2 gives MO2। क्लियर है? मेटल ऑक्साइड्स का ग्राफ प्लॉट किया है मैंने, या MO मान लो इसको। तो ये जो डेल्टा जी वर्सेस टी ग्राफ है, किसका था? फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड का ग्राफ था। और ये जो ग्राफ है दिस इज द एग्जांपल या फॉर्मेशन ऑफ द CO2। मैं इस पे कोई भी 4 पॉइंट मानता हूं। इस पॉइंट को अगर मैं x1, इसको x2, इसको x3 और इसको बोलता हूं x4। ध्यान से समझना चीजों को, इसी एग्जांपल से चीजें समझ में आ जाएंगी आप लोगों को। जरा देखिए, मान लो अगर मैं बात करूं 4.x1, x1 पॉइंट की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं तो जरा देखिए, इस पॉइंट के ऊपर M plus O2 gives MO, और इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू हमारी है x1। क्लियर आप लोगों को? तो अगर मैं बात करूं डीकंपोजिशन रिएक्शन की M plus O2, तो उसके लिए डीकंपोजिशन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का x1। अरे बोलिए। वहीं पर अगर मैं दूसरी बात करता हूं x2 वाली, तो C plus O2 gives CO2, इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? x2। क्लियर आप लोगों को? तो ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं लिखूं यहां पर तो क्या बनेगा? MO plus C gives M plus CO2। यही बनेगा? अरे बोलिए भाई, यही बनेगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसके डेल्टा जी की वैल्यू बात करूं तो x2 माइनस x1, और x2 की वैल्यू अगर यहां पर ज्यादा है किससे? x1 से, डेल्टा जी की वैल्यू। तो मैं बात करूं यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, बताइए? पॉजिटिव। तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नेचर की है? नहीं है भाई, ये तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑक्साइड्स को हम एक रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं ऑक्साइड्स के अंदर, ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को, ऑक्साइड्स के अंदर अगर हम लोग एक रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं और वो रिएक्शन उस समय नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर की हो जाती है, तो वो हमारे लिए एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं माना जाएगा। क्लियर है? इसी की मैं एक दूसरी और बात करता हूं, इधर देखते हैं। अगर मैं बात करूं एट हाई टेम्परेचर M plus O2, this is one is the at low temperature, टेम्परेचर कम था ना इन पॉइंट्स पर, at low temperature, at high temperature। अब हाई टेम्परेचर पे आप लोग जरा देखिए, M plus O2 gives MO, और इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है बताइए भाई मुझे? x4, यही है। तो अगर इसकी डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करूं तो MO डीकंपोजिशन M plus O2, तो डेल्टा जी की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी? अपोजिट, माइनस x4।
और रिएक्शन C+O2 gives CO2, इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है, x3 है। अरे बोलिए हाई टेम्परेचर पर, तो दोनों के ओवरऑल अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो MO + C gives M + CO2, अरे यही होगी। अरे बताइए, तो अगर मैं अब बात करूं डेल्टा जी इस ओवरऑल रिएक्शन की तो क्या होगी बेटा बताइए, x3 माइनस का x4, अरे बोलिए, और x4 की वैल्यू यहां पर क्या है बेटा, ज्यादा है किससे, x3 से, तो इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू यहां पर कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और जब डेल्टा जी की वैल्यू यहां पर नेगेटिव है, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस नेचर की है। तो अब मुझे एक बात यहां पर समझ में आती है कि इन दो रिएक्शंस के लिए, एक लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस थी और वहां पर जो हम लोग कार्बन वाला ले रहे थे वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं था, लेकिन एट हाई टेम्परेचर पर कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि उस समय डेल्टा जी की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। क्लियर है आप लोगों को? तो इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते थे कि कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एट लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट किसी भी मेटल ऑक्साइड्स को क्रूड मेटल में कन्वर्ट करने के लिए वो होगा जिसकी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, या मैं कहूं वो कैसे नेचर का होगा, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नेचर की होगी। क्लियर आप लोगों को? तो ये बात यहां तक आप लोगों को समझ में आई? जरा देखिए आगे की तरफ। सो ये मेरे पास एक ग्राफ प्लॉट किया है मैंने डेल्टा Fg वर्सेस टेम्परेचर की। क्लियर है आप लोगों को? तो इस ग्राफ में आयरन की बात कर रहा हूं मैं, आयरन यहां पर आयरन की फॉर्मेशन का ये है ग्राफ, डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन CO2 के साथ, CO2 के साथ और CO, ये फॉर्मेशन के ग्राफ प्लॉट किए हैं। तो जरा देखिए कि मैं आप लोगों से पूछूं कि आयरन के लिए कार्बन एंड CO विच वन इज द गुड रिड्यूसिंग एजेंट? क्लियर है? तो जरा देखिए, अगर रिएक्शन अपने पास ये है Fe + O2 gives FeO, तो इसका अगर मैं डीकंपोजिशन रिएक्शन लिखूं तो Fe + O2 यही होगी। और अगर मैं इसके अंदर यहां पर अभी एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल देता हूं, क्या तो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या बनेगा बेटा, Fe + CO या CO2। क्लियर है? तो जरा देखिए इस बात को हम लोगों को कैसे पता चलेगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करूं, इस टेम्परेचर पर T1 टेम्परेचर मानता हूं मैं, अगर मैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर की यहां पर बात करता हूं तो क्या होगा, देखिए जरा, Fe का जो डेल्टा जी का फॉर्मेशन है उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू ये है, और अगर मैं बात करूं इसकी CO की, तो CO के लिए डेल्टा जी की फॉर्मेशन ये है। क्लियर आप लोगों को? ये डेल्टा जी है CO के लिए और ये डेल्टा जी है FeO की फॉर्मेशन के लिए। तो मैं आप लोगों से पूछूं यहां पर CO2, तो CO से बना होगा तो CO लिख लेता हूं मैं इसको। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों केस में डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव किसके केस में होगी? भाई CO के केस में ज्यादा नेगेटिव होगी। तो अगर मैं बात करूं यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू CO की ज्यादा नेगेटिव है, तो एट लो टेम्परेचर या इस टेम्परेचर से पहले कहीं पर भी अगर आप लोग देखते हो तो CO एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए। समझ में आई आप लोगों को सिर्फ डेल्टा जी की वैल्यू देखनी है। डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो उतना स्पॉन्टेनियस नेचर का होगा। अब इस टेम्परेचर के मैं इस साइड देखता हूं, या कहने का मतलब हाई टेम्परेचर के ऊपर देखता हूं, तो देखिए Fe ये है, तो Fe की यहां पर डेल्टा जी किसी भी टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे निकाल लो, तो भाई इस टेम्परेचर पे अगर मैं डेल्टा जी की वैल्यू यहां पर देखूं और इसके लिए यहां पर देखूं, तो डेल्टा जी की वैल्यू हाई टेम्परेचर पर इसकी तो ज्यादा है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर इसी टेम्परेचर पर मैं कोक की यहां पर देखूं तो इनकी डेल्टा जी की वैल्यू कम है, और इस वाले की तो यहां पर जो वैल्यू है कोक की वो नेगेटिव में ही तो है डेल्टा जी की वैल्यू। तो एट हाई टेम्परेचर पर जो कोक है, कार्बन है, इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई? अरे बोलिए, समझ में आई आप लोगों को ये बात? तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को मुझे बताना है कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा। इस ग्राफ को मैं प्लॉट, क्या इसको मैं रब कर देता हूं, फिर आप लोग मुझे बताइएगा। क्लियर है? तो ये ग्राफ प्लॉट किया है मैंने डेल्टा जी वर्सेस वाई टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। क्लियर आप लोगों को? ये जो ग्राफ है, ये जो प्लॉटेशन है, ये जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन की है।
ये वाली जो है ये CO2 की फॉर्मेशन की है, ये CO2 की फॉर्मेशन की और ये CO की फॉर्मेशन की है। तो मैं आप लोगों से पूछूं इस T1 टेम्परेचर के ऊपर अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा कहलाएगा? तो T1 टेम्परेचर के ऊपर आप लोग देखिए जिंक की जो है डेल्टा जी की वैल्यू ये है, क्लियर आप लोगों को। और अगर मैं यहीं पर इसी की बात कर लेता हूं आप लोगों के लिए, तो देखिए इसी टेम्परेचर के ऊपर जो CO है ये वाला, इसकी क्या होगी बेटा डेल्टा जी की वैल्यू? इस टेम्परेचर पर नहीं होगी ये वैल्यू, तो हम लोग इसके टेम्परेचर की वैल्यू जरा देखिए एक मिनट। देखिए अब इस टेम्परेचर के ऊपर अगर मैं बात करूं तो डेल्टा जी की वैल्यू यहां पर जिंक के लिए ये थी, और अगर इसी टेम्परेचर के ऊपर मैं आप लोगों से बात करूं तो CO की डेल्टा जी की वैल्यू यहां पर दी है 0, जिसको हम लिखा है। इससे ऊपर अगर मैं बात करूं इस CO की, तो यहां पर क्या होगी? ये भी पॉजिटिव होगी। तो सबसे कम या डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव किसके लिए है? यहां पर इसी के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव। तो ये कार्बन जो है इसके लिए T1 टेम्परेचर पर एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अब T2 टेम्परेचर की मैं बात करता हूं, तो T2 टेम्परेचर पर देखिए भाई, तो वही हालात हुए, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव, और यहां पर इसकी वैल्यू T2 टेम्परेचर पर क्या है? नेगेटिव है। तो T2 टेम्परेचर पर भी कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, T3 पर भी यही कहलाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर पूछूं इस टेम्परेचर के ऊपर, तो इस टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन है जिंक की, और ये यहां पर किसके लिए बेटा बताइए? CO प्लस O2 के लिए। तो अगर मैं आप लोगों से इन दोनों टेम्परेचर्स के ऊपर पूछूं तो CO यहां पर क्या कहलाएगा? एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि इसकी डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट और मेटल ऑक्साइड्स में किसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है। तो यहां पर आपके जिस रिड्यूसिंग एजेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा डेल्टा जी की नेगेटिव होगी, वो रिएक्शन उतनी स्पॉन्टेनियस नेचर की होगी, और वो हमारे लिए उतना ही अच्छा क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर है आप लोगों को? तो आप लोगों के सामने आपकी बुक के अंदर एक लिंगम डायग्राम बनाया हुआ, उसको समझना अच्छे से करना है आप लोगों को। क्लियर है? तो ये लिंगम डायग्राम से रिलेटेड बातें थी। मैं फिर भी एक बार लिंगम डायग्राम आपको प्लॉट करके बताता हूं कैसे क्या चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। तो जरा देखिए एक बार प्लॉटेशन कर लेते हैं उसकी लिंगम डायग्राम की। इस प्रकार से हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, देख लेते हैं इसके जरिए। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो FeO की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या है आप लोगों को इस ग्राफ से पता चल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हम लोग इसको FeO को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम लोगों को रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है, और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसकी डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी। चलो भाई, अभी मैं मानता हूं ये FeO है, मैं इस टेम्परेचर की बात करता हूं, मुझे इस टेम्परेचर पर सारा रिजल्ट चाहिए। चलो भाई देखते हैं। अब FeO जो ये वाली लाइन है आप लोगों को दिखाई दे रही है ये वाली लाइन, क्लियर है? इस लाइन से नीचे आप लोग जरा देखोगे तो आप लोगों के पास ये एक लाइन और है, और ये लाइन जो है हमारी किसकी है बेटा? CO की है। तो इसका मतलब इस टेम्परेचर से पहले CO की वैल्यू हमारी क्या होगी? CO की डेल्टा जी की वैल्यू हमारी क्या होगी बेटा? बोलिए, नेगेटिव होगी। तो अगर CO की डेल्टा जी की वैल्यू हमारी यहाँ पर नेगेटिव है, तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और हाई टेम्परेचर पर अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू जाकर क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो इससे नीचे जो लोअर वैल्यूज हैं वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे हाई टेम्परेचर पर। अभी मैं बात करता हूं दूसरी एक रिएक्शन Fe+O2 FeO। क्लियर आप लोगों को? अगर मैं इसका और एल्यूमिनियम वाली रिएक्शंस की बात करूं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कि आप लोगों के सामने जो रिएक्शंस होंगी वहां पर एक कोई मेटल भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकती है। अरे बोलिए, कर सकती है नहीं कर सकती? तो इस प्रकार से अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये तो हमारे पास आयरन का डेल्टा जी की वैल्यू थी इस पॉइंट के ऊपर, एल्यूमिनियम की डेल्टा जी की वैल्यू इससे नीचे है, इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। तो इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? तो लिंगम डायग्राम सिर्फ इतना बताता है कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसकी डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक था आज का इलिंगम डायग्राम से रिलेटेड। तो हम लोगों ने इलिंगम डायग्राम को पूरा डिस्कस कर लिया है। होप है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, ओके बाय, थैंक यू।